फॉर सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ आईपी पढ़ते हैं। देखो हमने कहा नेटवर्क लेयर में एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम क्या है, आईपी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल्स होते हैं जो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। कौन कौन से? एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी और आईजीएमपी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं एआरपी। देखो ये सेंडर था, वो रिसीवर था। ठीक है, बीच में तीन डिवाइस है, R1, R2, R3। डीएलएल पे क्या होता है, हमें कौन से एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है? मैक एड्रेस की, क्योंकि डीएलएल किसका काम करता है? यहां से यहां डिलीवरी करने का, यहां से यहां डिलीवरी करने का, यहां से यहां डिलीवरी करने का और यहां से यहां डिलीवरी करने का, जिसको हमने बोला होप टू होप। इसको बोला सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन पे डिलीवरी करने का काम तो नेटवर्क लेयर का है। डीएलएल का काम क्या है? यहां से यहां डिलीवरी करने का। तो जब सेंडर कोई पैकेट भेजेगा तो उसको अपना आईपी एड्रेस पता होगा, रिसीवर का आईपी एड्रेस पता होगा। ठीक है, लेकिन जब वो इस पे पहुंचेगा R1 पर, R1 से R2 पे जाना है, R2 से R3 पे जाना है, उसके लिए अब उसको कौन सा एड्रेस चाहिए? मैक एड्रेस चाहिए मेरे को, क्योंकि मैक एड्रेस से तो वो डेटा लिंक लेयर क्या करता है? आगे फॉरवर्ड करता है। तो एआरपी क्या है? देखो, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल कब काम होता है? जब एक डिवाइस को, नेटवर्किंग में एक डिवाइस को खुद का आईपी एड्रेस तो पता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी पता है, खुद का पोर्ट, खुद का मैक एड्रेस पता है, लेकिन क्या नहीं पता? डेस्टिनेशन का क्या नहीं पता? मैक एड्रेस की जानकारी नहीं है। तो नेटवर्किंग में जब एक जगह से हम दूसरी जगह पैकेट डिलीवर कर रहे हैं, तो देखो एआरपी कब यूज हो रहा है? जब होस्ट ने राउटर को पैकेट भेजा, राउटर ने राउटर को भेजा, राउटर ने लास्ट किसको भेजा? होस्ट को। तो हर बार मुझे क्या चाहिए? डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चाहिए। आईपी एड्रेस मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है? मैक एड्रेस। ओके, तो यहां पे समझते हैं। देखो आईपी एड्रेस को एक और एड्रेस बोला जाता है, कौन सा? लॉजिकल एड्रेस। तो एआरपी क्या काम करती है? लॉजिकल एड्रेस को मैप करती है किसके साथ? लॉजिकल एड्रेस को मैप करती है किसके साथ? फिजिकल एड्रेस के साथ। फिजिकल एड्रेस मतलब कौन सा एड्रेस? मैक एड्रेस। मैप करने का मतलब होता है कि मुझे लॉजिकल पता है 192.168.1.1 और मुझे इसके साथ जो फिजिकल एड्रेस जुड़ा हुआ है ना, 7E6A 7B:AB:7767, मुझे ये एड्रेस चाहिए। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल है, ए को कोई मैसेज भेजना चाहता है, ए को मैसेज भेजना चाहता है, ए को अपना आईपी एड्रेस पता है, ए को डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता है, ए को अपना मैक एड्रेस पता है, लेकिन क्या नहीं पता? डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता। तो ए क्या करेगा? ए एक रिक्वेस्ट भेजेगा जिसको बोलते हैं एआरपी रिक्वेस्ट। एआरपी रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? एआरपी रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? जब उसको उसका मैक एड्रेस ही नहीं पता तो किसको भेजेगा? एआरपी इस रिक्वेस्ट को, इस मैसेज को क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये मैसेज बी को भी मिलेगा, मैसेज सी को भी मिलेगा, मैसेज डी को भी मिलेगा और मैसेज किसको मिलेगा? ई को भी मिलेगा। लेकिन डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस तो हमने दिया है ना, तो वो इससे मैच नहीं होगा, इससे भी मैच नहीं होगा। इससे ई कह रहा है भाई मेरे से मैच हो गया, ई कह रहा है मेरे से क्या हो गया? मैच हो गया। तो डेस्टिनेशन आईपी में क्योंकि ई का है तो ई क्या करेगा? रिप्लाई मैसेज करेगा जिसको बोलते हैं एआरपी रिप्लाई या रिस्पॉन्स। ये मैसेज अब ब्रॉडकास्ट होगा या यूनिकास्ट होगा? अब तो यूनिकास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसको सेंडर का आईपी भी पता था, किसने भेजा था, डेस्टिनेशन, उसका मैक एड्रेस भी पता था, इसको अपना खुद का मैक एड्रेस भेजना था, तो ये अब डायरेक्टली मैसेज किसको भेज देगा?
ए को, ये मैसेज हमेशा कैसा होगा, यूनिकास्ट। आईपी से हम नेटवर्क पे पहुंचते हैं, नेटवर्क के अंदर किसी पर्टिकुलर मशीन पे पहुंचना है तो हम साथ में किसका यूज करें। अब मान लो रिक्वेस्ट स्विच पे आ गई, स्विच तो आईपी का यूज करता ही नहीं है ना, स्विच कौन से एड्रेस का यूज करेगा, मैक एड्रेस का यूज करेगा। हाँ, आईपी के थ्रू उस नेटवर्क तक पहुंच जाता है। डेस्टिनेशन का आईपी होगा तो उससे नेट आईडी निकल जाएगी, नेट आईडी से उसके नेटवर्क तक पहुंच जाएगा, नेटवर्क पे पहुंच जाएगा तो वहां से वो उसका मैक एड्रेस ले आएगा। तो देखो, A wants to send message to E, then A sends ARP query packet with below details। क्या क्या डिटेल्स भेजेगा ARP, सेंडर का आईपी एड्रेस जिसमें ए अपना आईपी एड्रेस भेज देगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, सोर्स का सेंडर का फिजिकल एड्रेस, और डेस्टिनेशन के फिजिकल एड्रेस में क्या डाल के भेजेगा, एफ 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 ऑल वंस। ये क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट। फिर जितने भी मशीन्स कनेक्टेड है, ईच मशीन कनेक्टेड टू नेटवर्क रिसीव ARP क्वेरी पैकेट, और उसके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सिर्फ ई का मैच कर रहा है तो ई अपना फिजिकल एड्रेस रिप्लाई में भेज देगा। रिप्लाई हमेशा कैसी होगी, यूनिकास्टेड होगी। रिप्लाई हमेशा कैसे होगी, यूनिकास्टेड। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में टू फिजिकल एड्रेस में बदलने का काम, में मैप करने का काम कौन करता है, काम कौन करता है। तो आंसर है ARP। प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है, नेट करता है। शाबाश चंद्रेश, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करता है। तो क्वेश्चन समझना, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस का मतलब आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने का काम कौन करता है, ARP। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ARP रिप्लाई मैसेज कैसे भेजा जाता है, आंसर है ब्रॉडकास्ट। हाँ सही है, सॉरी, रिक्वेस्ट मैसेज। ARP रिक्वेस्ट मैसेज कैसे भेजा जाएगा, ब्रॉडकास्ट। और ARP रिप्लाई मैसेज कैसा होता है, यूनिकास्ट होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉजिकल आईपी एड्रेस को फिजिकल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ARP करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ARP रिक्वेस्ट मैसेज कैसा होता है, ब्रॉडकास्टेड होता है। ARP रिप्लाई मैसेज कैसा होता है, यूनिकास्टेड होता है। समझ रहे, मतलब इट इज समथिंग लाइक, मुझे किसी के बारे में जानकारी चाहिए थी, मैंने सबसे पूछ लिया, अगर वो जानकारी किसी एक पर्टिकुलर से रिलेटेड है, सिर्फ उसने मुझे क्या दिया, जवाब दिया, बाकी सबने कहा हमसे रिलेटेड नहीं है। क्लियर है। तो इस चीज को याद रखना, ARP क्या काम करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट समझते हैं, मैं इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। नेक्स्ट है RARP। नेक्स्ट है RARP। अब RARP और ARP को थोड़ा ध्यान से समझना। ARP क्या काम करता है, उसको अपना मैक एड्रेस पता है, अपना आईपी पता है, डेस्टिनेशन का आईपी पता है। ये ए है, इसको अपनी सारी डिटेल पता है, लेकिन ये किसकी डिटेल लेना चाहता है, ई की। ई का कौन सी डिटेल लेना चाहता है, ई का मैक एड्रेस। तो ए रिक्वेस्ट भेजेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, जो बी सी डी, हाँ वही बता रहा हूं, वही मैं बता रहा हूं, अभी मैं ARP समझा रहा हूं। ARP में ये हो रहा है, ए ई का मैक एड्रेस लेना चाहता है तो ए सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ई रिप्लाई कर रहा है।
RARP में क्या होता है, ए को अपना मैक एड्रेस पता है लेकिन इसको अपना क्या नहीं पता, आईपी एड्रेस नहीं पता। तो किसका यूज होता है, RARP का यूज होता है। इसमें ई का कोई लेना देना नहीं है। मशीन को अपना मैक एड्रेस पता है, मैक एड्रेस तो पता हो जाएगा मशीन को अपना, क्योंकि उसके पास क्या लगा हुआ है, एनआईसी कार्ड लगा हुआ है। एनआईसी कार्ड पे क्या लिखा होता है, मैक एड्रेस। डूंगर मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का। कितने बिट का होता है, जिनको 12 हेक्साडेसिमल डिजिट से डिनोट किया जाता है। 12 में से 6 ऐसे डॉट लगाए जाते हैं 5 बार, 7E AB 7C 7 7 8 9 4E, जिसमें से इधर वाले 6 क्या होते हैं, OUI ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, और इधर वाले 6 क्या होते हैं, NICS, क्या था, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर सीक्वेंस समथिंग। तो ये यूनिक नंबर, ये OUI होता है। इससे ये ऑर्गेनाइजेशन को नंबर दिया जाता है जो सारे के लिए यूनिक होता है। ये स्पेशल उस कार्ड का नंबर होता है। ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें सेम एनआईसी कार्ड चल रहे हो, मतलब 2 कंप्यूटर का सेम एनआईसी कार्ड नहीं हो सकता। चलो ये तो बात हुई। एआरपी में क्या था, मुझे मेरा मैक पता है, मेरा आईपी भी पता है, मुझे ई का मैक चाहिए तो एआरपी। आरएआरपी क्या है, मुझे मेरा मैक एड्रेस पता है क्योंकि मेरे पास एनआईसी है, लेकिन मुझे मेरा क्या नहीं पता, आईपी एड्रेस नहीं पता। तो किसका यूज होता है, आरएआरपी का। तो जनरली ये सीन कब होता है, जब मैं अपना कंप्यूटर स्टार्ट करता हूं और इंटरनेट से कनेक्ट करता हूं। उस समय क्या होता है, मेरे को मेरा मैक पता होता है लेकिन मेरे को मेरा क्या नहीं पता होता, आईपी नहीं पता होता। तो उस समय कौन सी रिक्वेस्ट जाती है, RARP रिक्वेस्ट जाती है। अब कैसे जाएगी, देखो वो भी RARP रिक्वेस्ट भी क्या करेगा, RARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा, BCDEF जो भी है। लेकिन यहां पे एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसको बोलते हैं RARP सर्वर। एक तरह से मेरा यहां पे क्या हो गया, ये ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। रिक्वेस्ट सबके पास जाएगी, बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास, लेकिन ये रिक्वेस्ट को सब क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। रिप्लाई सिर्फ कौन करेगा, सर्वर करेगा। आईएसपी की रिप्लाई कौन करेगा, आरएआरपी की रिप्लाई कौन करेगा, आरएआरपी सर्वर करेगा। सर्वर एक आईपी एड्रेस इसको भेज देगा और ये उस आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर लेगा अपना आईपी एड्रेस। तो देखो RARP क्या है, मुझे मैक एड्रेस पता है और मुझे मेरा क्या चाहिए, आईपी है। देखो अगर एक मशीन, इफ अ मशीन नोज इट्स ओन फिजिकल एड्रेस एंड वांट टू नो इट्स ओन आईपी एड्रेस। अब मशीन को अपना फिजिकल पता है और उसको अपना क्या जानना है, आईपी एड्रेस चाहिए, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, RARP। एआरपी में मशीन को किसी दूसरी मशीन का फिजिकल एड्रेस चाहिए होता था, खुद का उसको पता होता था। अगेन एआरपी क्लाइंट सर्वर मॉडल है। क्लाइंट सर्वर का मतलब होता है एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर उसका क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। एआरपी क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। RARP क्लाइंट क्वेरी पैकेट को भेजेगा, कैसे भेजेगा, सोर्स के फिजिकल एड्रेस में क्या डाल देगा, अपना फिजिकल एड्रेस, डेस्टिनेशन के फिजिकल एड्रेस में क्या डाल देगा, सारे वन का मतलब ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। फिर RARP क्वेरी मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड, लेकिन रिस्पॉन्स मैसेज कैसा होगा, यूनिकास्टेड होगा। कोई और रिस्पॉन्स नहीं देगा, सिर्फ कौन रिस्पॉन्स देगा, RARP सर्वर रिस्पॉन्स देगा। ओनली RARP सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा RARP क्वेरी मैसेज का। ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ये मेरे साथ, मेरे पास क्या है,
उसको पता नहीं ना, कौन, उसको पता ही नहीं है कहाँ सर्वर बैठा है। जब मैंने मशीन चालू, क्लास चालू की, पहली बार हमने कोई क्लास ली, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कौन होशियार है कौन कमजोर है, मेरे लिए सब एक जैसे है। तो मैंने सबको मैसेज भेजा, सबको पेपर दिया। अब जिसके अच्छे नंबर आएंगे तो आइडेंटिफाई होगा कि ये होशियार है। तो इसको पहली बार में तो पता ही नहीं ना सर्वर कौन है। इसमें ये रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि ये कह रहा मैं तो होस्ट हूं, ये कह रहा है मैं RARP सर्वर हूं, मैं रिप्लाई करूंगा, मैं इसको क्या दे दूंगा, IP एड्रेस दे दूंगा। सर्वर ऑन ही रहेगा। सर्वर की डेफिनेशन ही हम यही बोलते हैं, वो जो 24 आवर ऑन रहता है उसको क्या बोला जाता है, सर्वर बोला जाता है। तो सिर्फ RARP सर्वर रिस्पॉन्स करेगा उस मैसेज का। ओके, अब मेरे पास दो प्रोटोकॉल है जो यही काम करते हैं, एक तो है बूट पी और एक है DSCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। दोनों एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल्स है। दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पे किसका यूज करते हैं, UDP का। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, DSCP कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज करता है, आंसर है UDP। ओके, HTTP कौन सा, ओके, ब्राउजिंग करने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज होता है? क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। रूपरेख क्या आएगा? ब्राउजिंग के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP, FTP, SMTP और TCP। HTTP। आंसर इज TCP। कौन सी लेयर पे पूछा है? एप्लीकेशन लेयर पे कौन होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा होता है? TCP होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही प्रोटोकॉल है, TCP एक, UDP। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राउजिंग के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम बाहर निकलते हैं, एक तो सही है कंफर्म, लेकिन यही गलत होता है। क्यों? क्योंकि इसने कौन सा पूछा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा प्रोटोकॉल होता है? DSCP कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज करता है? आंसर इज UDP। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज करता है? SMTP TCP का यूज करता है, FTP TCP का यूज करता है, लेकिन DSCP किसका यूज करता है? UDP का, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करता है। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, गेट का क्वेश्चन था कि कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर, ऊपर देख लेना, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पूछ रहा है या ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज कर। तो बूटपी और DSCP दोनों एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सी सर्विस यूज करते हैं? UDP सर्विस यूज करते हैं। देखो, ओके, देखो यहां चलते हैं। देखो, बूटपी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, नीचे आए ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? UDP। UDP पे ये कौन सा पोर्ट नंबर यूज करते हैं? 67 और 68। अगर वो क्लाइंट है तो वो 68 का यूज करेगा, अगर वो सर्वर है तो किसका यूज करेगा? 67 का। पोर्ट नंबर को एक बार आप ऐसे समझ लो, हवा महल में बहुत सारी खिड़कियां हैं और हर खिड़की के ऊपर एक नंबर लगा दो, हर खिड़की के ऊपर एक क्या लगा दो? नंबर लगा दो। तो अब हर खिड़की पे नंबर है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 68 नंबर जो खिड़की है वो DSCP किसकी है? क्लाइंट की। और जो 67 नंबर खिड़की है वो किसकी है? DSCP सर्वर की। तो 67 नंबर खिड़की जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो 67 नंबर खिड़की पे अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा ना तो मेरे को वहां पे कौन मिलेगा? DSCP सर्वर मिलेगा। अगर 68 पे जाऊंगा तो मुझे कौन मिलेगा? DSCP क्लाइंट मिलेगा। तो ये हमें ट्रांसपोर्ट लेयर में हम पढ़ेंगे कि पोर्ट नंबर क्या होते हैं। चलो, जब नेटवर्क लेयर पे आते हैं तो क्या होता है? देखो, सोर्स IP 0.0.0.0 भेजा जाता है, ये कल पढ़ा था हमने।
कब भेजा जाता है? जब मशीन को अपना खुद का आईपी एड्रेस नहीं पता होता तो वो आईएसपी को भेजता है, डोंट नो इट्स ऑन आईपी एड्रेस। और डेस्टिनेशन में क्या भेजता है? 255 255 255 255। ये क्या कहलाता है? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो उस मशीन में, उस नेटवर्क में जितनी भी मशीन्स होगी, सबके पास क्या जाएगी? रिक्वेस्ट जाएगी। डेटा लिंक लेयर पे वो सोर्स के फिजिकल एड्रेस में क्या डाल देता है? अपना फिजिकल एड्रेस। और डेस्टिनेशन में क्या डाल देता है? ऑल वंस का मतलब है ब्रॉडकास्टिंग। तो डीएचसीपी और बूटपी इस तरीके से काम करते हैं। वो एप्लीकेशन लेयर से चलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं, यूडीपी का यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर पे आते हैं, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी भरते हैं, डीएलएल पे आते हैं, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भरते हैं। यही होता है। हाँ, ब्रॉडकास्ट ही होएगा, ब्रॉडकास्ट ही हो रहा है दोनों को, ठीक है। अब बूट पी में क्या होता था? देखो, बूट पी में क्या होता था? फिजिकल मैपिंग और लॉजिकल मैपिंग जो होती थी ना, वो स्टैटिक मैपिंग होती थी। स्टैटिक मैपिंग का मतलब होता है एक बार उन्होंने फिक्स कर दिया, मेरा आईएसपी था ना, मेरे आईएसपी में सपोज 10,000 कंप्यूटर जुड़े हुए थे, समझना। तो पहला मैंने कहा चंद्रेश का कंप्यूटर है जिसका नंबर है 10168.1, सॉरी मैक एड्रेस, यहां पे मेरा उसका मैक एड्रेस है, यहां पे उसका आईपी एड्रेस है। मैं ना पूरा नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूं सी लिख रहा हूं। चंद्रेश के कंप्यूटर को आईपी ये देना है, डूंगर के सिस्टम को आईपी ये देना है, प्रमोद के सिस्टम को आईपी ये देना है। चलो, ऐसे अगर इस आईएसपी में 10,000 कंप्यूटर होंगे तो हर कंप्यूटर के लिए क्या मैप किया जाएगा? उसका आईपी। अब मान लो चंद्रेश ने मांगा कि यार मुझे मेरा मैक पता है, मेरा आईपी बता दो, तो वो आएगा, देखिएगा चंद्रेश का मैक ये है, इसके यहाँ पे आईपी मिलेगा और ये आईपी क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। अब दिक्कत क्या है इस मैपिंग में? 10,000 कंप्यूटर एक आईएसपी पे है, क्या 10,000 एक साथ चालू है? क्या नहीं होंगे ना। चालू कितने? मान लो 2,000 है, लेकिन इसको मैपिंग कितने की करनी पड़ रही है? 10,000 की करनी पड़ रही है। स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, और डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज हो जाता है। तो इस मैपिंग के साथ एक दिक्कत थी, जितने स्टेशंस थे उतने मुझे क्या चाहिए थे? आईपी एड्रेस। उतने मुझे क्या चाहिए थे? आईपी। आप अपना कंप्यूटर ऑन करना और सीएमडी में जाना और टाइप करना आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, आपको आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा। 2 दिन बाद वापस जाना, आईपी कॉन्फ़िग लिखना, आपको आईपी चेंज मिल जाएगा, नया असाइन हो जाए। फिर 4 दिन बाद जाना, फिर करना, फिर चेंज मिल जाएगा। अगर वो बूटपी यूज कर रहा होता ना आपका इस, तो हमेशा सेम मिलता। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जितने मेरे पास स्टेशंस है उतने मेरे पास क्या होने चाहिए? आईपी एड्रेसेस। तो ये तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो यार कुछ ऐसा हो कि 50,000 स्टेशन है, एक बार में चलते तो 5,000 ही है, लेकिन आईपी कितने चाहिए? ट्रैकिंग रहती होगी ना कि कब कौन सा आईपी किसको असाइन हुआ है। तो इस तरीके से अगर मेरे को मैपिंग करनी है ना, तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए बूटपी खत्म हो गया, यूज नहीं होता। उसकी जगह दूसरा प्रोटोकॉल आ गया जिसका नाम क्या है? डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब इसमें 3 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है स्टैटिक मैपिंग। पहला कॉन्सेप्ट है स्टैटिक मैपिंग, मतलब फिक्स है कि ये मैक एड्रेस आएगा तो इसका आईपी एड्रेस यही होगा। स्टैटिक मैपिंग जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? सर्वर्स के लिए, जो कंटिन्यूसली कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, जिनका फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग हर बार क्या रहेगी? सेम रहेगी। दूसरा रहता है डायनेमिक मैपिंग, और तीसरा है पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस। इसको समझो, पूल ऑफ आईपी एड्रेस। पूल का मतलब होता है कुछ, ये मेरे पास एक पूल है,
जिसमें बहुत सारे आईपी एड्रेसेस पड़े हैं, 193.168.7.9 ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे आईपी एड्रेसेस पड़े हैं समथिंग। तो जब किसी सिस्टम ने आईपी मांगा ना, तो वो पहले इसमें चेक करेगा स्टैटिक में कि उसका फिजिकल एड्रेस किसी आईपी के साथ मैप है क्या। अगर मैप हुआ तो वही आईपी उठा के दे देगा। अगर वो मैप नहीं हुआ, फिर वो क्या करेगा, इस पूल में से कोई भी एक आईपी एड्रेस लेगा, उस मशीन को असाइन कर देगा और उसको कौन से जगह मैपिंग कर देगा, अपने डायनेमिक मैपिंग में क्या कर देगा, मैप कर देगा। और डायनेमिक मैपिंग में एक चीज और मैप होती है जो होता है टाइम, कितनी देर के लिए उसको जो आईपी एड्रेस दिया गया है, जिसको बोलते हैं लीज टाइम। कौन सा टाइम? लीज का मतलब यही होता है ना, कितनी देर के लिए हमने वो जमीन उसको दी है, लीज पे दी है। देखो एक बार मैं पढ़ के बताता हूं, फिर आपको जल्दी क्लियर होगा। जब भी डीएचसीपी रिक्वेस्ट आती है, तब डीएचसीपी पहले स्टैटिक डेटाबेस में मैपिंग को फाइंड करता है। अगर फिजिकल एड्रेस की मैपिंग मिल जाती है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को रिप्लाई मैसेज में भेज दिया जाता है। अगर स्टैटिक डेटाबेस में मैपिंग नहीं मिलती, देन पूल ऑफ आईपी एड्रेस में से आईपी एड्रेस को असाइन कर दिया जाता है और उसकी एंट्री कहां पे कर ली जाती है, डायनेमिक डेटाबेस में कर ली जाती है। समथिंग ऐसे कि भैया ये फिजिकल एड्रेस आया था, ये उसको लॉजिकल एड्रेस दे दिया और कितनी देर के लिए दे दिया। तो नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सर्वर जो होते हैं ना, वो कौन सी मैपिंग का यूज करते हैं, स्टैटिक मैपिंग का। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मेरे पास कंप्यूटर 10,000 है और मेरे पास आईपी 2,000 है, तो भी मैं अपना काम चला लूंगा। कैसे? क्योंकि एक साथ 2,000 से ज्यादा सिस्टम क्या नहीं हो रहे, रन हो ही नहीं रहे। तो मेरे 2,000 आईपी से मेरे कितने कंप्यूटर चल गए, 10,000 कंप्यूटर चल गए। तो इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो जो नंबर ऑफ स्टेशंस है ना, वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं किससे, नंबर ऑफ एड्रेस से। तो स्टेशन मेरे पास कितने हैं, लेकिन एड्रेस कितने हैं, 2,000। 2,000 एड्रेस से मैं कितने जनों का काम चला रहा हूं, 10,000 मशीनों का क्या चला देता हूं, काम चला देता हूं। क्यों? क्योंकि सारी मशीन एक साथ रन नहीं होती। दूसरी अच्छी बात है, ये किसके साथ कॉम्पेटिबल है, बूट पी के साथ। जो बूट पी कर सकता था, वो ये भी कर सकता था। कॉम्पेटिबल का मतलब समझते हो ना? कॉम्पेटिबल का मतलब होता है कि जो पिछले वर्जन में ये काम कर रहा था, नया वर्जन पिछले वर्जन को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। डीएसपी पोर्ट नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया, 67 और 68। और कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, यूडीपी का, कौन सी लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? तो मेरे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल है, एआरपी। एआरपी क्या करेगा, आईपी टू मैक, आरएआरपी, मैक टू आईपी। तीसरा, इस आरएआरपी में एक आया बूटपी, और बूटपी कौन सी मैपिंग करता है, सिर्फ स्टैटिक मैपिंग। ये स्टैटिक मैपिंग भी करता है, डायनेमिक भी करता है, और पूल ऑफ आईपी एड्रेस कंटेन करता है। ठीक है? तो आज किसका यूज होता है हमेशा, डीएचसीपी में। जब रिक्वेस्ट भेजता है तो सेंडर का आईपी क्या भेजता है, 0.0.0.0। जब आईएसपी को ये मिलता है तो उसको पता चलता है भैया इसको अपना खुद का आईपी नहीं पता, इसको आईपी बताओ, तो वो रिक्वेस्ट भेज देता है। क्लियर है चारों? चलो, और नेट क्या करता था, एनएटी, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक में बदल के आगे क्या भेजता था, रिक्वेस्ट भेजता था। नेक्स्ट इज आईसीएमपी। आईसीएमपी, आईसीएमपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। देखो, आईपी जो प्रोटोकॉल है ना, वो कनेक्शन लेस है। आईपी कैसा है, कनेक्शन लेस। आईपी प्रोटोकॉल कल हमने पढ़ा था, कनेक्शन लेस है, और क्या था, अनरिलायबल है। और क्या है, अनरिलायबल है, कनेक्शन लेस है, लेकिन बेस्ट एफर्ट सर्विस है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है।
लेकिन गारंटी कोई नहीं है, कनेक्शन बनाता नहीं है क्योंकि डेटाग्राम स्विचिंग का यूज करता है, पैकेट स्विचिंग का यूज करता है, अनरिलायबल है, कोई एरर कंट्रोल नहीं होता, कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता। मान लो एस ने कोई पैकेट भेजा, वो R1 पे गया, R1 से पैकेट कहां गया, R2 पे गया, R2 के पास क्या होता है, क्यू होती है, ये क्यू है, क्यू का मतलब समझते हो ना, लाइन है, लाइन है यहां पे, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे पैकेट पड़े थे, 1 2 3 4 5, इसका जो साइज था वो 5 का था और 5 पैकेट इसके पास ऑलरेडी थे। अब ये पैकेट आया, ये कह रहा है मुझे भी भेजो, वो क्या क्यू में जगह नहीं है, मैं नहीं भेज सकता, ये इसको क्या कर देगा, साइलेंटली डिस्कार्ड कर देगा, डिस्कार्ड नहीं, जब इस पे पहुंच गया तो वापस बैकवर्ड नहीं आएगा, वो उसको वहीं पे क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, रास्ता दूसरा नहीं ले। अब डिस्कार्ड करने का और भी कारण हो सकते हैं, जैसे टीटीएल फील्ड 0 हो गया, टाइम टू लिव फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया, तो भी ये इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। अब डिस्कार्ड करेगा वो भी साइलेंटली, मतलब किसी को बताएगा भी नहीं कि मैंने उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, साइलेंटली करेगा। तो अब साइलेंट कर दिया तो सेंडर किस भरोसे जी रहा है, इसको क्या पता चलेगा कि मेरा पैकेट के साथ क्या हुआ, पहुंचा नहीं पहुंचा, क्योंकि यहां तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होती, कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है, कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसका नाम है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, जब राउटर या फिर रिसीवर मैसेज को, पैकेट को डिस्कार्ड करता है ना, तो राउटर या रिसीवर क्या करता है, इसको मैसेज भेजता है, कौन सा मैसेज, आईसीएमपी मैसेज, और ये बताता है कि भैया आपका जो पैकेट था ना वो खत्म हो गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, वो क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड। या रिसीवर ने यहां पे देखा कि भाई रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, तो रिसीवर भी डिस्कार्ड कर सकता है, रिसीवर भी यहां पे कौन सा मैसेज भेज देगा, आईसीएमपी मैसेज भेज देगा। तो आईसीएमपी एक्चुअल में क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। ये एरर के बारे में क्या बताता है, रिपोर्ट बताता है कि भैया मैसेज आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो आईसीएमपी इज एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल। इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन नहीं होता, सिर्फ ये उसकी क्या करता है, रिपोर्ट करता है कि भैया किसको रिपोर्ट करेगा, सेंडर को। कौन रिपोर्ट कर सकता है, राउटर भी रिपोर्ट कर सकता है, डेस्टिनेशन भी रिपोर्ट कर सकता है। डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेगा, सेंडर को। क्या रिपोर्ट करेगा, भैया आपने जो पैकेट भेजा था ना वो क्या हो गया, रास्ते में ड्रॉप हो गया, डिस्कार्ड हो गया। रीजन भी देता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपोर्ट करता है, उस किस कारण से हुआ है, टीटीएल फील्ड 0 हो गया, ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। सर्वर अनरीचेबल हो गया, ये भी एक रीजन हो सकता है। कि जो भी रीजन होगा वो उसको क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा। देखो अगर इंटरमीडिएट राउटर किसी भी कारण से पैकेट को ड्रॉप करता है, जैसे टीटीएल फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, राउटर का बफर क्या हो गया, फुल हो गया। डिटेक्शन तो भैया वो पता लगाना होता है कि कहां पे एरर आई है, उस पैकेट में कहां एरर आई है। यहां पैकेट का थोड़ी ना बता रहा है, वो एरर थोड़ी ना चेक कर रहा है कि कहां पे एरर आई है, वो तो सिंपल देख रहा है कि डिस्कार्ड हो गया, रिप्लाई मैसेज दे दिया। मतलब घर पे आके एक छोटा बच्चा घर पे आके बता रहा है कि आपके भैया का एक्सीडेंट हो गया, उसने रिपोर्ट दे दी, कैसे हुआ, कहां हुआ, मतलब क्यों हुआ वो नहीं बता रहा है, रिपोर्ट दे रहा है। अब सपोज और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस राउटर पे पैकेट आया, उस पैकेट पे लिखा होता डू नॉट फ्रैगमेंट, डू नॉट फ्रैगमेंट इक्वल्स टू 1, मतलब उसको फ्रैगमेंट मत करना, लेकिन इसको फ्रैगमेंट करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो ये उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो तीसरा मैंने रीजन लिखा हुआ है, अगर डू नॉट फ्रैगमेंट 1 है और राउटर को फ्रैगमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो अगर किसी भी कारण से रिसीवर को पैकेट ड्रॉप करना पड़े या राउटर को पैकेट ड्रॉप करना पड़े, तो सोर्स को कौन सा मैसेज भेज दिया जाएगा, आईसीएमपी मैसेज।
इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल मैसेज भेज दिया जाएगा जो बताएगा कि भैया आपका पैकेट क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। देखो आईपी बेस्ट एफर्ट डिलीवरी प्रोटोकॉल है जो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल नहीं करता। आईसीएमपी आईपी का सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है जो एरर और क्या कर देता है, उसके लिए फ्लो कंट्रोल करता है। ये डिटेक्ट और करेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ रिपोर्ट करता है। ये सिर्फ क्या करता है, रिपोर्टिंग का काम करता है। अब मेरी बात समझना, दो प्रोटोकॉल्स है, दो कमांड्स है जो हम यूज करते हैं। एक कमांड है पिंग। पिंग कमांड किस पर्पस के लिए यूज होती है, इसको वो बदलना, राउटिंग वाला ऑन करना। राउटिंग वाला नीचे ले ले, अच्छा सॉरी, देखो पिंग कमांड, पिंग की फुल फॉर्म है पैकेट इंटरनेट गोफर। पिंग की फुल फॉर्म है पैकेट इंटरनेट गोफर। डोंगर यूज की है पिंग कमांड, की है ना। हम जनरली करते हैं कि पिंग स्पेस www.google.com। अगर मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वहां से रिप्लाई आने चालू हो जाते हैं। कुछ ऐसे रिप्लाई आते हैं, पहला मैसेज भेजा, दूसरा मैसेज भेजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पैकेट भेजे, वहां से इतनी देर में रिप्लाई आया, ऐसा कुछ मैसेज मेरे को क्या होता है, दिखाई देता है। तो पिंग कमांड क्या से काम करती है, देखो पिंग कमांड किसका यूज करती है, आईसीएमपी का यूज करती है। पिंग कमांड किसका यूज करती है, आईसीएमपी का यूज करती है। कैसे यूज करती है, पिंग कमांड क्या करती है, रिक्वेस्ट भेजती है। जो भी हमने यहाँ पे www.google.com लिखा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पिंग 197.168.1.1, इसको क्या करेगी, रिक्वेस्ट भेजेगी। वो रिक्वेस्ट राउटर से क्रॉस होके जाएंगे और राउटर हमें क्या करेगा, रिप्लाई मैसेज करेगा। कौन सा रिप्लाई मैसेज करेगा, आईसीएमपी मैसेज रिप्लाई करेगा, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर आइडेंटिफाई करेगा कि हमारी रिक्वेस्ट कहां तक पहुंच रही है, कि जो सर्वर, अगर मेरा लास्ट फाइनल, ओके समझना मेरी बात, मैं इसमें समझाता हूं कि पिंग का जो मेन पर्पज होता है वो होता है चेक करना कि डेस्टिनेशन डिवाइस रीचेबल है या नहीं है। ये आईसीएमपी का यूज करती है और इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। अगर डेस्टिनेशन रिप्लाई कर देता है तो कनेक्शन क्या हो जाता है, ओके। कैसे कमांड यूज करते हैं, देखो पिंग google.com, आउटपुट में क्या मिलता है, रिप्लाई मिला या नहीं मिला, टाइम कितनी देर लगी, और एक मिलता है हमें पैकेट लॉस हुआ है या नहीं हुआ। देखो आप समझते हैं, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा पिंग google.com, तो मेरे पास रिप्लाई ऐसा आएगा, रिप्लाई फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस। कितने बाइट, 32 बाइट, टाइम कितनी देर लगा, 20 मिली सेकेंड। टीटीएल की वैल्यू कितनी है, 116 है। टीटीएल की वैल्यू कितनी है, 100। ऐसे ये कितने मैसेज पास करता है, कितने पैकेट डिलीवर करता है पिंग कमांड, 6 पैकेट। पहली रिक्वेस्ट भेजेगा, दूसरी रिक्वेस्ट भेजेगा, तीसरी रिक्वेस्ट, चौथी रिक्वेस्ट, पांचवी रिक्वेस्ट, छठी। हर रिक्वेस्ट से मुझे क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, कितनी देर में वो रिक्वेस्ट वापिस आई है। टाइम कैसे मिलेगा, यहां से रिक्वेस्ट गई, सर्वर के पास गई, सर्वर ने वापस रिप्लाई दिया, ये टाइम मेरे पास क्या होता है, आरटीटी। आरटीटी क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम। मेरे पास ये जो टाइम आ रहा है, ये कौन सा टाइम आता है, राउंड ट्रिप टाइम आता है। ऐसे 6 पैकेट भेजेगा, हर पैकेट का क्या निकालेगा, आरटीटी, और लास्ट में इनका क्या निकाल देगा, एवरेज आरटीटी।
एवरेज आरटीटी से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा गूगल का जो सर्वर है वो कितनी देर में मेरे को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो कनेक्टेड है या नहीं है। पहली चीज ये पता चल जाएगी। दूसरी चीज पता चल जाएगी वो कितनी देर में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियर है प्रमोद? तो पिंग कमांड किस पर्पस के लिए यूज होता है? चेक करने के लिए कि मेरा कंप्यूटर डेस्टिनेशन साइट पे रीचेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पिंग कमांड का यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है इसमें, कौन सी कमांड में राउंड ट्रिप टाइम का पता चलता है? तो आंसर है पिंग कमांड में राउंड ट्रिप टाइम का पता चलता है। दूसरी कमांड है ट्रेस रूट। कौन सी कमांड है? ट्रेस रूट। जहां विंडो, अगर आप विंडो यूजर है तो आप लिखोगे ट्रेस आरटी, अगर आप लिनक्स यूजर है तो आप क्या लिखोगे? ट्रेस रूट। समझ रहे? अगर आप विंडो यूजर है तो कमांड क्या है? TRACERT। अगर आप लिनक्स यूजर हो तो आप लिखोगे ट्रेस रूट। दोनों एक ही है, विंडो में अलग है। हमने लिखा ट्रेस रूट google.com या ट्रेस रूट google.com। ओके, अब मेरी बात समझना। ये मेरा सेंडर है, ये मेरा कहीं गूगल बैठा है, गूगल सर्वर। बीच में बहुत सारे राउटर है, बीच में बहुत सारे राउटर है, ठीक है। मुझे रास्ता पता करना है कि मेरा सेंडर से गूगल तक कौन सा रास्ता फॉलो हो रहा है। कौन सा रास्ता फॉलो हो रहा है मतलब मैं मान लो ये रास्ता फॉलो हो रहा है और ये गूगल आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे सेंडर से गूगल की साइट तक रास्ता पता लगाना है कि रास्ते में कौन कौन से कंप्यूटर या राउटर्स है, तो हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? ट्रेस राउट का। पिंग सिर्फ ये बताता है कि वो कनेक्टेड है या नहीं है, लेकिन वो रास्ते की जानकारी नहीं देता। कैसे बताएगा? ये सबसे पहले एक पैकेट भेजेगा जिसका टीटीएल फील्ड क्या कर देगा? 1 कर देगा, जिसका टीटीएल। तो ये पैकेट इस राउटर पे आएगा, इस राउटर ने टीटीएल को 1 को क्या कर देगा? 0 करती, पैकेट ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होती है इसको क्या भेज देगा? आईसीएमपी मैसेज भेज देगा। इससे पता चल जाएगा कि भैया पहला राउटर कौन सा है? 1 नंबर वाला। फिर ये वापस दूसरा पैकेट भेजेगा, इस बार टीटीएल की वैल्यू क्या रख देगा? 2 रखेगा तो वो इधर आएगा 1 होएगा, इधर आएगा 0 होएगा। ये इसको रिप्लाई करेगा, इसको पता चल जाएगा 2 नंबर पे जो भी था, चलो इसको कर देता हूं, 2 नंबर पे ये था। फिर ये टीटीएल की वैल्यू क्या रख के भेज देगा? 3। ये जब तक टीटीएल की वैल्यू एक एक बढ़ा के भेजता रहेगा जब तक क्या ना पहुंच जाए? डेस्टिनेशन वाला ना पहुंच जाए। जब तक क्या ना पहुंच जाए? जैसे डेस्टिनेशन वाला पहुंचेगा तो ये भी अपना क्या भेज देगा? एड्रेस भेज देगा। इससे वो क्या करेगा? पूरे रास्ते की जानकारी ले लेगा। उतनी बार जाएगा जब तक वो कहां ना पहुंच जाए? सर्वर पर ना पहुंच जाए। तो ट्रेस रूट क्या काम करता है? रास्ते की जानकारी देता है। पिंग क्या जानकारी देता है? कि वो कनेक्टेड है या नहीं है। दोनों आईसीएमपी का यूज करते हैं। चलो अब एक लास्ट जो नेटवर्क लेयर काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। नेटवर्क लेयर का अब अगला काम होता है राउटिंग करना। राउटिंग का मतलब है रास्ता पता करना, रास्ता डिसाइड करना कि मैं कौन से रास्ते से जाऊंगा। अभी परसों रैली निकली थी, उसका रास्ता पहले से क्या होता है? प्री डिफाइंड होता है ना, कि इसी रास्ते से जाएगी। वैसे रूटिंग वही काम है। रूटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा किस रास्ते को चुनेगा उसका डिसीजन लिया जाता है। तो ऑब्वियसली हम उसी रास्ते को चुनना प्रेफर्ड करेंगे जो सबसे छोटा होगा या जिसकी कॉस्ट सबसे क्या होगी? कम होगी।
तो राउटर नाम के डिवाइस का उपयोग करके किया जाता है। राउटिंग नेटवर्क लेयर पे की जाती है। नेटवर्क लेयर मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पैकेट अपने ओरिजिन पॉइंट से डेस्टिनेशन तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। अब राउटिंग को दो पार्ट में बांटा गया। एक राउटिंग होती है इंटर डोमेन राउटिंग और एक राउटिंग होती है इंट्रा डोमेन राउटिंग। इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन, इसके लिए एक चीज समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एएस, ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम। अब ऑटोनोमस सिस्टम ऐसे समझो कि हमारे आईएसपी कौन कौन है बड़े? जियो, सबसे बड़ा आईएसपी जियो है, एयरटेल है और बीएसएनएल है, वोडाफोन है, बहुत सारे आईएसपी है ना। अगर एक पर्टिकुलर आईएसपी की बात करूं तो हर आईएसपी अपने आप में क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम होता है। यानी यहां पे मेरे पास 4 आईएसपी है, जियो का, वोडाफोन का, एयरटेल का और बीएसएनएल का। तो मेरे पास 4 ऑटोनोमस सिस्टम है। अब जियो वाले को मैसेज भेजा, तो मतलब वो अपने आईएसपी में मैसेज भेज रहे हैं ना। तो अगर एक जियो यूजर ने दूसरे जियो यूजर को मैसेज भेजा तो इसको बोला जाता है इंट्रा डोमेन। इंटर और इंट्रा समझते हो ना? यहां से जयपुर जाना है तो आप इंटर हो या इंट्रा हो? इंट्रा है ना, स्टेट के हिसाब से इंट्रा है। और अब यहां से अहमदाबाद जाना है और स्टेट से बात करूं हिसाब से तो इंटर हो गया। अगर एक के अंदर ही हो तो इंट्रा, और अगर एक से दूसरे में हो तो इंटर। अगर कंट्री के हिसाब से बात करूं तो बीकानेर से अहमदाबाद भी इंट्रा हो गया। अगर बीकानेर से यूएस से जा रहे हैं, किसी कंट्री में जा रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में जा रहे हैं, तो वो इंटर हो गया। तो इंट्रा मतलब अपने आप में और इंटर मतलब उससे बाहर। तो अगर एक ऑटोनोमस में बैठा सिस्टम उसी ऑटोनोमस में बैठे दूसरे सिस्टम को पैकेट भेज रहा है तो उसमें जो राउटिंग यूज होती है वो होता है इंट्रा राउटिंग। अब इसको इंटीरियर बोलूं या एक्सटीरियर बोलूं? इंटीरियर बोलूं ना, तो इसको इंटीरियर राउटिंग भी बोला जाता है। इंटीरियर गेटवे राउटिंग, इंटीरियर गेटवे राउटिंग। और अगर एक ऑटोनोमस में बैठा सिस्टम दूसरे ऑटोनोमस में बैठे सिस्टम को मैसेज भेज रहा है, या मैं ऐसा बोल दूं, अगर एक ऑटोनोमस दूसरे ऑटोनोमस को मैसेज भेज रहा है तो वो राउटिंग होती है इंटर राउटिंग, और इसको नाम दिया जाता है एक्सटीरियर। इसको क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो देखो, हमने राउटिंग प्रोटोकॉल को दो पार्ट में बांटा, इंट्रा और इंटर। इंट्रा में आगे दो पार्ट है, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एक लिंक स्टेट राउटिंग। और इंटर में एक है पाथ वेक्टर, और उसका एग्जांपल है बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इनका एग्जांपल है आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। हर प्रोटोकॉल अलग अलग तरीके से क्या करती है, काम करती है। हर प्रोटोकॉल अपने अलग अलग। तो पहली बात तो इंट्रा और इंटर क्लियर है ना, ऑटोनोमस सिस्टम क्लियर है। हर आईएसपी आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम है। तो अगर एक आईएसपी, एक सिस्टम जो सेम आईएसपी के दूसरे सिस्टम को भेज रहा है तो आप इंट्रा डोमेन का यूज करोगे। अगर ऑटोनोमस सिस्टम और ऑटोनोमस सिस्टम आपस में कनेक्शन बना रहे हैं तो आप किसका यूज करोगे? इंटर डोमेन का यूज करोगे। तो देखो, इंटर डोमेन राउटिंग वह प्रोटोकॉल है जिसमें राउटिंग एल्गोरिथम डोमेन के अंदर वाला छोड़ देते हैं, डोमेन्स के बीच दोनों में काम करता है। डोमेन्स के बीच में काम करता है। डोमेन्स को किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होना जरूरी है। यहां पे डोमेन जो लिखा हुआ है ना, वो ऑटोनोमस सिस्टम के लिए लिखा गया है। डोमेन से अच्छा वर्ड क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम। चलो ठीक है, इंट्रा और इंटर और इंट्रा डोमेन। अब जो इंट्रा डोमेन है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया। वन इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और सेकंड वन इज लिंक स्टेट राउटिंग। ठीक है, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव राउटिंग है। दोनों ही कैसी राउटिंग है?
डिस्ट्रीब्यूटिव राउटिंग है। मेरी बात समझना थोड़ा सा। राउटिंग होती है तीन चार तरीके की। एक होता है सेंट्रलाइज राउटिंग। सेंट्रलाइज्ड, इसमें क्या होता है, मेरे जो भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं ना, जब इनको एक दूसरे को मैसेज भेजना होता है तो इनको रास्ते की जानकारी चाहिए होती है, तो एक बीच में क्या होता है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जिसके पास सारी जानकारी होती है। अगर ए ने डी को मैसेज भेजना है, वो पहले सेंट्रलाइज पे जाएगा और किसकी जानकारी लेगा, रास्ते की जानकारी लेगा, और फिर किसके पास चला जाएगा, डी के पास चला जाएगा। मतलब ये गांव का वो बंदा है जिसको सारे रास्ते पता है। अगर किसी को कहीं जाना है तो पहले उससे पूछ के आता है, यार कौन सा रास्ता लूं, फिर वो बताता है उस गली में चले जाना, उस गली में। लेकिन ये राउटिंग ठीक थी लेकिन अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर सेंट्रल कंप्यूटर खराब हो गया तो सारी की सारी राउटिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दूसरी राउटिंग आई जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड राउटिंग। आइसोलेटेड राउटिंग में क्या होता है, राउटर कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे रास्ता नहीं पता, मैं क्या करूंगा, राउटर ये रहा, ये दूसरा राउटर है, पैकेट इस राउटर पे आया, अब यहां से ये राउटर भी कनेक्टेड है, ये राउटर भी कनेक्टेड है, इस राउटर पे ऑलरेडी बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, भरा पड़ा है ये, इस पे थोड़ा सा कम ट्रैफिक है, इस पे सबसे कम ट्रैफिक है। ये क्या करता है, जिस पे सबसे कम ट्रैफिक है ना उसको मैसेज भेज देगा। अब हो सकता है ये सबसे लंबा रास्ता हो सकता है, लेकिन इसकी अप्रोच यही है आइसोलेटेड की, क्या कि भैया जो सबसे कम बिजी है ना, मैं तो उसको भेज देता हूं। करते हैं ना हम फास्टैग लाइन में, जब हम टोल लाइन में लगते हैं तो सबसे उस लाइन में जाने की कोशिश करते हैं जो सबसे छोटी है। पता चला आगे कोई ट्रक वाला था, उसके फास्टैग नहीं लगा हुआ था, वो कैश के चक्कर में लड़ाई हो रही थी, बाकी सारी लाइनें क्लियर होगी और हम इंतजार कर रहे हैं। होता है ना, ये जो राउटिंग होती है इसको बोलते हैं आइसोलेटेड राउटिंग। जनरली आइसोलेटेड राउटिंग किसमें यूज होती है, इंटर डोमेन में यूज होती है, इंट्रा में नहीं होती। तीसरी राउटिंग होती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव राउटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव राउटिंग, इस राउटिंग में क्या होता है, राउटर अपने पड़ोसियों से सीखता है, ए बी सी डी। ए क्या करेगा, बी और डी से सीखेगा कि भाई नेटवर्क कैसा बना हुआ है, बी किससे सीखेगा, सी से, और किससे, ए से। तो बी को सी के बारे में जानकारी है ना, तो बी सी की जानकारी किसको देगा, ए को देगा। डी को सी की जानकारी है, डी को ए की जानकारी है, तो डी ए की जानकारी किसको दे सकता है, सी को दे सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव राउटिंग में क्या होता है, हम अपने पड़ोसियों से जानकारियां लेते हैं। तो ये जो दोनों राउटिंग एल्गोरिथम है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। मतलब इसमें क्या होता है, ये अपने पड़ोसी राउटर से जानकारी इकट्ठा करते हैं रास्ते के बारे में। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, पड़ोसी, ओके मैं डायग्राम बना ही देता हूं फिर ही समझ आएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ए बी सी डी। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होगा, ए पूरे नेटवर्क की जानकारी, सॉरी ए अपने पड़ोसियों की जानकारी, सॉरी ए अपनी जानकारी, ए के पास जो भी जानकारी है वो किसके साथ शेयर करेगा, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करेगा। ए के पास जो भी जानकारी है वो किसके साथ शेयर करेगा, अपने पड़ोसियों के साथ। और लिंक स्टेट में क्या होगा, ए अपने पड़ोसियों की जानकारी किसके साथ शेयर करेगा, पूरे नेटवर्क के साथ शेयर करेगा। ए देखो दोनों में छोटा सा अंतर है। डिस्टेंस वेक्टर में क्या है, ए जो भी जानकारी रखता है वो किसके साथ शेयर करेगा, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करेगा। लिंक स्टेट में क्या है, ए अपने पड़ोसियों की जो भी जानकारी इसको पता है ना वो पूरे नेटवर्क के साथ शेयर कर देगा। लेकिन शेयरिंग कैसे होगी, हमेशा पड़ोसियों के रूप में। तो यहां पे मेरे पास दो एल्गोरिथम है, वन इज डिस्टेंस वेक्टर, सेकंड वन इज लिंक स्टेट। ठीक है, देखो
हम आगे चलते हैं। डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में एक डोमेन के पर्टेड नोड अपने नेबरिंग नोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये इंफॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर रहती है, जिसको कौन सी टेबल बोला जाता है? राउटिंग टेबल बोला जाता है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में कौन सी एल्गोरिथम का यूज होता है? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का यूज होता है। कौन सी राउटिंग का यूज होता है? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यूज करना है, आरआईपी कौन सी राउटिंग का यूज करता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का यूज करता है। आरआईपी की फुल फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वो कौन सी राउटिंग का यूज करता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का यूज करता है। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज होता है। सेकंड है लिंक स्टेट। ओके, लिंक स्टेट के बारे में जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं वो क्या है? लिंक स्टेट डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम का यूज करता है। ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम कौन सी किसका यूज करता है? लिंक स्टेट एल्गोरिथम का यूज करता है। ये क्या करता है? अपने पड़ोसियों की जानकारी पूरे नेटवर्क में भेज देता है। वो क्या करता है? अपने पड़ोसियों को जानकारी भेजता है। ये अपने पड़ोसियों की जानकारी पूरे नेटवर्क में भेज देता है। कुछ भी कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है। देखो पूरे नेटवर्क में भी भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल दो होती है, इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर गेटवे। इंटीरियर गेटवे को आप इंट्रा डोमेन कहोगे, एक्सटीरियर को क्या बोलोगे? इंटर डोमेन। फिर इंट्रा डोमेन फिर दो होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर के अंदर कौन सा आता है? आरआईपी। एक ये भी है एक्सटीरियर वाला, छोड़ दो, नहीं पूछा जाता। लिंक स्टेट में किसका आता है? ओएसपीएफ। इंटर डोमेन में कौन सा राउटिंग यूज होता है? पाथ वेक्टर राउटिंग यूज होता है। और इस राउटिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? बीजेपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, ये चार्ट ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत सीधा पूछा जाता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम कौन सी है इनमें से? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट कौन सी है? ओएसपीएफ है। पाथ वेक्टर क्या है? बीजेपी है। इंटर डोमेन में कौन सी यूज होती है? इंट्रा डोमेन में कौन सी यूज होती है? इंट्रा डोमेन को ही बोला जाता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और इंटर डोमेन को बोला जाता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब एक चीज और दिमाग में रखना, ये जो एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोला जाता है काउंट टू इंफिनिटी। क्या प्रॉब्लम आती है? काउंट टू इंफिनिटी। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम आती है जिसको क्या बोला जाता है? काउंट टू इंफिनिटी। ये प्रॉब्लम समझते हैं। देखो, मैं, प्रमोद और चंद्रेश, हम तीन जने हैं। मुझे पता है कि चंद्रेश के पास अगर मेरे को मैसेज भेजना है तो बाय प्रमोद होके जाएगा, तो मेरे से प्रमोद तक एक लेंथ, प्रमोद से चंद्रेश तक दो लेंथ। तो हम तीन जने हैं, R1, R2 और R3। मुझे पता है कि R3 से R3 पे जाने पे सीधा चला जाऊंगा, R3 से R2 जाने पे मुझे कितना दूरी जाना पड़ेगा? 1। और R3 से R1 जाने पे मुझे कितना जाना पड़ेगा? 2। R2 को पता है कि R2 से R1 जाने में 1, R2 से R2 जाने में 0, और R2 से R3 जाने में, और R1 को पता है कि R1 से R1 जाने में 0, R2 जाने में 1 और R3 जाने में 2। अब क्या होता है? कुछ जानकारी शेयर हो रही है। चंद्रेश और
प्रमोद के बीच में लिंक ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होती ही चंद्रेश ने क्या करा, R2 वाले को क्या कर दिया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब मैं पहुंच ही नहीं सकता, ये इसने इनफाइनाइट कर दिया। अब ये जानकारी इसके पास आ रही थी, इसने इसको इनफाइनाइट करना था, लेकिन उससे पहले मैंने इसको जानकारी दे दी कि भैया मैं R1 पे कितने पे पहुंच सकता हूं, 2 पे पहुंच सकता हूं। मैं कितने पे पहुंच सकता हूं, 2 पे पहुंच सकता हूं। ये मैंने अपनी जानकारी इसके साथ शेयर कर दी कि भैया मैं R1 पे किस पे पहुंच सकता हूं, 2 पे पहुंच सकता हूं। इसके पास ये यहां पे क्या हो गया था, सॉरी हाँ कर दिया ना, नहीं हुआ ना, अभी पहुंचे ही नहीं ना इसके पास। इसके पास जानकारी पहुंचेगी फिर ही करेगा ना, अभी इसके पास जानकारी पहुंची नहीं। इसको जानकारी कौन देगा, R2 देगा ना। ये इनफाइनाइट हो गया, कहां गया, 0। ये इनफाइनाइट हो गया, इसकी जानकारी इसको कौन देगा, R2। लेकिन R2 ने इसको जानकारी देने से पहले इसने R2 को जानकारी दे दी कि भैया R1 पे जाने में मुझे कितने देर लगती है, 2। इसने R1 पे जाने के लिए इनफाइनाइट से यहां पे क्या कर दिया, 3। 3 क्यों कर दिया, इसको यहां आने में कितना